गाइस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। जो एथिक्स का आपका ये चैप्टर 2 है, हमने आपको पहले ही बताया था, पहले भी हम बता चुके कि आपके एथिक्स के दो ही चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 मैं आपका करा चुका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। अभी मैं आपको चैप्टर 2 करा रहा हूँ। जैसे ही आपका चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट होगा, आपका अप्रोक्स 20 मार्क्स का काम हो जाएगा एथिक्स में, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ेंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया ये लग जाए कि आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, और ये पढ़ने के बाद में आप किन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, क्या चीज़ आप इससे लेके निकलोगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। The objective of this study lesson is to enable the students to understand the relationship between organizational values and organizational climate on ethics, the role of board of director in making the ethical climate of an organization, the concept of ethics program, ethics training and communication, features of a good ethics program, एथिकल डिलेमास एटसेट्रा। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है, मुझे पता है, इसलिए आप हंसना मत और इस बात से जज मत करना कि मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। आप बिलीव करें, आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर बहुत ईजिली ये बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको, जैसे कि मैं बताया, आपको दो चैप्टर है, हमने इंट्रो में पढ़ चुके एथिक्स का। अब इसमें आपको ये पता लगेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स को कैसे बनाया जाता है, प्रोग्राम कैसे, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार होते हैं, अगर एथिकल डिलेमा की सिचुएशंस आती है उसको कैसे हैंडल होता है। ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चैप्टर हमारा शुरू कर लेते हैं। एथिक्स एंड इक्वलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डू नॉट चेंज विद द कैलेंडर। आपने अगर एथिकल वैल्यूज़ आपकी है तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि टैक्स का सिस्टम चेंज हो गया, आपका कोई प्रोविज़न चेंज हो गया लॉ का, इस तरीके से चेंज हो जाए। अगर आप एथिक्स फॉलो करते तो आपको कंटिन्यूटी में फॉलो करना है। ये नहीं कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में करूँगा दूसरे में नहीं करूँगा, ठीक है ना। दोस्तों आपने अगर चैप्टर 1 किया हो, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो पहले आप उसको कीजिए, तो आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि हम इसमें किस तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। मैंने आपका जो पूरा मॉड्यूल है उसमें चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे और कम टाइम में हम इस चीज़ को रिवाइज कर सकें, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैं सब हाईलाइट किया हुआ है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जो इसके अंदर हाईलाइट नहीं की हुई वो आप अपनी रीडिंग से कर सकते हो, बाकी मेन कॉन्सेप्चुअल जितनी चीज़ें वो मैंने सब हाईलाइट कर दी है। आप अगर मॉड्यूल लेके बैठे हो तो ईजिली आप वो चीज़ें हाईलाइट कर लो, ठीक है। चलो, द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट इंडिविजुअल्स मेक। किसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन खुद तो काम करती नहीं, उसके अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो उससे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, जो इसको आप मैनेजमेंट बोलते हो, ठीक है। तो उनके डिसीजंस, उनकी एथिकल वैल्यूज से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू पता लगती है। जैसे आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसके अंदर मुकेश अंबानी जी अगर कुछ करते हैं, अगर गलत करते हैं तो पूरी इंडस्ट्री का नाम बर्बाद होगा, रिलायंस इंडस्ट्री का। अगर अच्छा करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉय लर्न from their own background but also on what they learn from the organizational culture and others in the organization। अगर कोई एम्प्लॉय आया है, ये मैटर करता है कि वो पास्ट में क्या सीखा है, ये तो मैटर करता ही है। बाकी जो वहाँ पे आके सीख रहा है, वो जो चीज़ें देख रहा है, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर इज इट्स एथिकल क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एथिक्स फॉलो कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलो अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। आपको मैं बता चुका पहले भी, मैं आपको एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड, इसमें मैंने लिखा हुआ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफ बिजनेस एथिक्स इन ए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल, ठीक है। वेरी लिटिल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द लोअर लेवल्स, ठीक है। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट करती है ये वाली आपका जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक हाई रिस्क डिसीजंस एंड हुज लोअर लेवल मैनेजर आर नॉट हाईली स्किल्ड इन डिसीजन मेकिंग।
समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या है, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक तो सेंट्रलाइज, जिसमें आपकी टोटल ये मान लो 90% डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हैंड में होती है, ठीक है। और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि पावर डेलीगेट कर दी जाती है आपके सबऑर्डिनेट्स को, ताकि जो आपके टॉप लेवल है उसका बर्डन थोड़ा कम हो जाए। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का, ठीक है। रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल होता है इन सब चीज़ों को फॉलो कराने में? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होल्ड्स इट्स अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स फर्म सक्सेस और फेलियर एज वेल एज फॉर द एथिकल क्लाइमेट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इट्स कंपनी। कोई भी कंपनी खुद तो काम करती नहीं, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे होते हैं, तो रोल जो सबसे मेन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही है। वो उस पोजीशन में होते हैं कि वो कंपनी के अच्छे बुरे के लिए सभी डिसीजन वही लेते हैं, तो उनका एथिकल बिहेवियर सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एथिक्स प्रोग्राम की, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे मैंने बीच में ये चीज़ें छोड़ दी, ये छोड़ी नहीं है मैंने आपको मेनली ये जो है इसका कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, बाकी आपकी सब रीडिंग है। बाकी मान के चलो आपको मेन चीज़ पता लगी, बाकी तो आप बना के लिखोगे, आप वर्ड टू वर्ड रटोगे तो हो नहीं। इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि एथिक्स प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि एथिक्स प्रोग्राम क्या है। आप सपोज करो आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन क्या करते हो, जैसे कि आपको मुंबई से दिल्ली घूमने आना है या दिल्ली से मुंबई जाना है घूमने, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो। पहले की टिकट बुकिंग करानी है, होटल बुकिंग करनी है, वहाँ पे अगर आपको साइट विजिटिंग करनी है या फिर कुछ भी इस तरह की ये सब प्लानिंग करते हो। उस प्लानिंग को आप नोट भी करते होंगे। अगर आपको टिकट बुकिंग करनी है आप उसको कहीं ना कहीं तो नोट करोगे ना कि मैंने ये बुकिंग किया है, इसमें इतना एक्सपेंस है, फिर बजट सब कुछ आप बनाओगे, ठीक है। तो एक तरीके से आप वहाँ का एक प्रोग्राम सेट कर रहे हो, आप उसमें एक स्टेप्स लिख रहे हो, ये चीज़ें लिख रहे हो कि मुझे क्या क्या फॉलो करनी है, क्या क्या मुझे करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, ये सब चीज़ें करते हो। उसको एक तरीके से वो आप एक अपना प्रोग्राम सेट कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एथिक्स में होता है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स फॉलो करानी है, ठीक है। उससे रिलेटेड आप एक प्रोग्राम बनाओगे कि मुझे किस तरीके से फॉलो करानी है, इसमें डिसीजन मेकिंग किसकी होगी, किसके लिए क्या एथिक्स होंगे, बाकी पावर्स किसके हाथ में होगी, उसको ऑडिट कौन करेगा, उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके हैंड में होगी। ये सब चीज़ें जहाँ पे आप डिसीजन लोगे उसको बोलोगे आप एथिकल प्रोग्राम। अभी सिर्फ आप एक प्रोग्राम बना रहे हो कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। ये मेनली दो चीज़ों के लिए बनता है आपका, कंप्लायंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम और वैल्यू ओरिएंटेशन। कंप्लायंस ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि कंप्लायंस से रिलेटेड आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कराने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि आप पेनल्टीज़ वगैरह से बचो। उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम बनाओगे उसको बोलेंगे कंप्लायंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। बाकी दूसरा आपका वैल्यू ओरिएंटेशन, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ानी है कि आप एथिकल चीज़ों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन आपकी उस चीज़ों को फॉलो करती है। वो सब चीज़ें अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहते हो तो उसको वैल्यू ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम बोलेंगे। अब इसको पढ़ोगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एथिक्स प्रोग्राम, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है? बेस्ट प्रैक्टिस ये हो सकती है कि द रिकमेंडेशन ऑफ द एथिक्स कमेटी शुड इंक्लूड स्टाफ ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस सिस्टम। आप जब एथिक्स का प्रोग्राम बनाते हो वो किस तरीके से अच्छा हो सकता है, आप अपनी एथिक्स कमेटी के डिसीजंस मेकिंग में स्टाफ की ट्रेनिंग भी आपकी ऐड होनी चाहिए। आप इवैल्यूएशन भी करो अपना कंप्लायंस सिस्टम का, आप किस तरीके से कंप्लायंस फॉलो करते हो, ठीक है। एनुअल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। और एवरी पब्लिक लिस्टेड कॉरपोरेशन शुड कंसिडर establishing a regular review system to ensure that the code are dynamic and are updated in the light of new development, ठीक है, डन। फीचर्स ऑफ गुड एथिक्स प्रोग्राम, एक एथिक्स प्रोग्राम को अच्छा कब माना जाएगा, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ लीडरशिप। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ नीचे वाले लोअर लेवल के लिए या फिर मिडिल लेवल के लिए ही एथिक्स प्रोग्राम बना रहे हो, आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी वो लोग फॉलो करेंगे,
ठीक है, पहली चीज़। डन, कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल तो रहे हो कि हम फॉलो कर रहे हैं एथिक्स, लेकिन रियल में आप खुद भी नहीं कर रहे, ना आपका मिडिल लेवल कर रहा, ना आपका लोअर लेवल कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। वहाँ पे बस है ऑन पेपर लिखा हुआ है कि हाँ ये करना है, समझ रहे हो, ठीक है। फेयरनेस, उसमें आप फेयरली ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई डायरेक्टर आपका रिलेटिव है तो आप उसको उससे बाहर कर दिया कि यार ये ना करे तो कोई बात नहीं, बाकी सब करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपननेस, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सबके लिए ओपन होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या आपका एथिकल प्रोग्राम है या आप किस तरीके से आप एथिक्स फॉलो कराते हो, ठीक है। जस्ट रिवॉर्ड, जो एथिक्स फॉलो करे उसको रिवॉर्ड भी करना चाहिए, ठीक है ना, फेयरली रिवॉर्डेड होना चाहिए। डन। वैल्यू ड्रिवन, वैल्यू ड्राइव होनी चाहिए आपके एथिकल प्रोग्राम से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़नी चाहिए। डन डन। अब आती है बात कोड ऑफ एथिक्स की। कोड ऑफ एथिक्स को आप ऐसे समझो, आपने कोड ऑफ कंडक्ट सुना है, उसके अंदर ना एक आपके ये होता है सम डूज एंड डोंट्स, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरीके से एथिक्स का प्रोग्राम हम जब बनाएंगे तो हमें कोड बनाने पड़ेंगे एथिक्स के, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ये चीज़ें करेंगे, ये करेंगे तो ये गलत होगी या अनएथिकल होगी। तो उस सब चीज़ों को बनाने को बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। आप जब इसको पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। मैंने कुछ मेन चीज़ हाईलाइट की हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने मॉड्यूल में हैंड टू हैंड आप इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है ना। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला द 6 वैल्यूज़ दैट आर डिज़ायरेबल फॉर कोड्स ऑफ एथिक्स इंक्लूड, मतलब कि कोई आप कोड ऑफ एथिक्स बना रहे उसके अंदर ये 6 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। पहली चीज़ ट्रस्टवर्दीनेस, उस पर ट्रस्ट किया जा सके। रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो, ये नहीं कि जो अनएथिकल कर रहे हैं आप उसकी इंसल्ट करोगे सबके बीच में, मतलब कुछ इस तरीके का आप होना चाहिए, किसी की रिस्पेक्ट, आपकी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म ना हो किसी भी तरीके से। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एथिक्स को फॉलो करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ठीक है। फेयरनेस, वो फेयरली ट्रीट भी करें, सबको इक्वल ट्रीट करें, मतलब इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। केयरिंग, वो केयर भी करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की भी, साथ में एम्प्लॉय की भी, ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कर रहा है वो, ठीक है ना। सिटीजनशिप, आपकी सोसाइटी के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको भी फुलफिल कर रहा हो आपका एथिक्स प्रोग्राम, ठीक है। ये आप 6 चीज़ें याद रखना। अब आता है कोड ऑफ कंडक्ट, पॉपुलरली नोन एज द कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आप समझ गए, जैसे आपका कोड ऑफ एथिक्स था, इसके अंदर आपकी कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आप इसके अंदर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, कंपनी वैल्यू, अवॉइडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस सब से रिलेटेड ये आपके हो सकते हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स की तरह ही है कोड ऑफ कंडक्ट। डन, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है मॉडल कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स। इसके अंदर ही आपको मॉडल दिया हुआ है कि किस तरीके से होता है, यानी एक तरीके का एग्जाम्पल है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट या फिर बिजनेस कंडक्ट या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनता है तो किस तरह का होता है। प्रीएम्बल होता है सबसे पहले तो उसके अंदर, फिर एप्लीकेबिलिटी, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपको ये रटना नहीं है, आपको उसकी हेडिंग याद होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई एक मॉडल बताओ आप बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है। पहली चीज़ प्रीएम्बल लिखना है आपको, वो आप इसमें से देख लो, आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या लिखने का इसमें है। एप्लीकेबिलिटी, वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसमें आपको सबको इंक्लूड करना है इसके अंदर। और उसके अंदर मेन आपके जनरल मोरल इम्पेरेटिव्स क्या क्या है वो सब लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दीनेस, आपकी इंटीग्रिटी वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें हमने लिखी है। इसको आप बना बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। एक तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है याद करने वाला, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसलिए मैं इसको कहीं हाईलाइट भी नहीं किया हुआ। अब आती है बात क्रेडो की। क्रेडो एक तरीके की टैगलाइन होती है किसी कंपनी की, या फिर एक तरीके से मोटिव होता है, या फिर जिस चीज़ के लिए कंपनी काम कर रही होती है या फिर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रही है तो उसको क्रेडो बोलते हैं। एक गुड क्रेडो गिव्स द कंपनी रीजन टू एग्जिट, इट डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉय टू मोटिवेटिंग देम एट ऑल टाइम्स, ठीक है। आपको एग्जांपल से बताता हूँ मैं, जैसे वॉलमार्ट का क्रेडो क्या है, रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, सर्विस टू आवर कस्टमर्स, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। जो भी कंपनी के साथ जुड़ेगा वॉलमार्ट के, उसको ये 3 चीज़ें रटवाई जाती है, समझाई जाती है। एक तरीके से वो चाहते कि ये चीज़ें वो फॉलो करे अपनी लाइफ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ड्यूटी के दौरान, अपनी कंपनी में जॉब करते हुए,
करे, तो इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, यानी जो उससे कस्टमर जुड़े, कोई भी जुड़े, इंडिविजुअल की उसको रिस्पेक्ट करनी है। सर्विस टू आवर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को 100% बेटर सर्विस देनी है। ये नहीं कि उसमें कहीं ना कहीं आप कमी छोड़ दो। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यानी कि एक्सीलेंस के पीछे भी भागना है। एक्सीलेंस का मतलब हो गया अगर आप जो चीज़ आज कर रहे हो इससे बेटर करने का ट्राई करना है। ये 3 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से एग्जांपल दिए हुए और कंपनीज के, आप इसको पढ़ोगे रीडिंग पर्पज से, बाकी कुछ नहीं, एक का याद रख लो, इनफ है। ये देख सकते हैं आप। एथिक्स ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन। अब हमने बात कर ली आपके एथिक्स प्रोग्राम की भी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात भी कर ली। अब ये होगा कि हमने एथिक्स प्रोग्राम भी बना लिया, एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट भी बना दिए, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो कैसे कराएंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एथिकल ट्रेनिंग की। एथिक्स की ट्रेनिंग देंगे कि एथिक्स कैसे फॉलो होगा, प्लस कम्युनिकेट भी करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि आपको कैसे एथिक्स करना है। मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान आपकी कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। वो कोई बंदा किसी चीज़ में कंफ्यूज है कि कैसे फॉलो करना है, उसको ये भी बताना होना चाहिए कि वो कैसे करेगा, ठीक है ना। डन। एथिक्स कमेटी, आपने एथिक्स प्रोग्राम भी बना लिया, एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट भी बना लिया, ट्रेनिंग भी दे दी, ट्रेनिंग भी दे चुके हैं आप, कम्युनिकेट भी कर दिया। आपको ये लग रहा है कि हो गया काम, नहीं अभी नहीं हुआ। अब आई बात एथिक्स कमेटी की। अब एक कमेटी बनाई जाएगी, वो उस पर मॉनिटर करेगी, वो देखिए किसी के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एथिक्स क्यों नहीं फॉलो, ये सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एक कमेटी बनेगी, उसको बोलेंगे एथिक्स कमेटी। उस कमेटी के फंक्शंस क्या होंगे मैं बता लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि एथिक्स कमेटी के काम क्या क्या है। रिव्यू ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, सबसे पहली चीज़ तो रिव्यू करना, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए वो सब चीज़। फैसिलिटेट कंप्लायंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंप्लायंस, वो कंप्लायंस का भी ध्यान रखिए, क्या क्या हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और क्या क्या हम कंप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना। ओवरसाइट पे ये सबसे पहले ये रहेगा ना। ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि वो एथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर है कि नहीं है, वो भी काम एथिक्स कमेटी का है। ओवरसाइट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एथिक्स प्रोग्राम, वो कम्युनिकेट भी करेगी एथिक्स कमेटी आपकी एथिकल प्रोग्राम को, और साथ में उसकी ट्रेनिंग भी देने का काम एथिक्स कमेटी का है। मॉनिटर एंड ऑडिट कंप्लायंस, मॉनिटर करना काम भी आपकी एथिक्स कमेटी का है, उसकी ऑडिट भी करेगी आपकी एथिक्स कमेटी। इन्फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म भी आपकी एथिक्स कमेटी बनाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। एनालिसिस एंड फॉलो, उसको फॉलो अप भी करना कि ये हमने बता तो दिया किसी एम्प्लॉय को ऐसे ऐसे करना है, उसको ध्यान भी तो रखना है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। डन। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट। इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है। इंटीग्रिटी पैक्ट मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ, इसमें आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा ये एग्जाम्पल सुनने के बाद में, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, जो एक एग्रीमेंट होता है ये किन के बीच में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्लस जो दूसरी कंपनियाँ गवर्नमेंट के साथ में कोई वहाँ पर टेंडर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, जब आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये, कि गवर्नमेंट को रोड बनवानी है, ठीक है, खुद तो गवर्नमेंट बना नहीं रही, गवर्नमेंट अब आउटसोर्स करती है, किसी कंपनीज को टेंडर भरने के लिए बुलाया, 10 कंपनीज वहाँ पर आ गई, ठीक है। वो जब 10 कंपनीज वहाँ पर टेंडर भरने के लिए आ गई तो वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं वो कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, कि उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये सब होते हैं कि हमने कोई भी ब्राइबरी नहीं दी इससे रिलेटेड, या फिर हमने कोई कमीशन नहीं दिया ये टेंडर लेने के लिए, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज होती है उसके अंदर, ठीक है। ये बिडर्स और आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर बाद में पकड़े जाए तो इस इंटीग्रिटी पैक्ट की वजह से उनके ऊपर केस हो सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल बिडर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम ब्राइबरी एंड कोल्यूशन। डन। डन, ये वही सब चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं विसल ब्लोअर किसको बोलते हैं। विसल ब्लोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ ब्रिटिश पुलिसमैन हु बिलीव देयर विसल्स व्हेनेवर दे ऑब्जर्व्ड कमीशन ऑफ ए क्राइम, ठीक है। विसल ब्लोइंग जो ये वर्ड इजाद हुआ है ये आपका ब्रिटिश पुलिसमैन से हुआ है, जिसमें
कि पुलिस वाले क्या करते थे वहाँ पे ब्रिटिश में, जब भी वो क्राइम होता देखते थे या फिर होता था कुछ भी इस तरह का, उन्हें इंट्यूशन आता था कि वहाँ पे क्राइम हो, तो अपनी उनके पास ना एक विसल होती थी, उसको बजा दिया करते थे। वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है कि कोई भी कंपनी के अंदर गलत काम हो रहा है, जो बंदा देख रहा है तो वो उसकी विसल ब्लोइंग कर सकता है। ठीक है ना, ठीक है, डन। ए विसल ब्लोअर इज ए पर्सन हु पब्लिकली complains concealed misconduct on the part of an organization or a body of corporate, usually from within the same organization. ठीक है, done. Whistleblowing occurs when an employee informs the public of inappropriate activities going on inside the organization. ठीक है, डन। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं। सबसे पहला इंटरनल। इंटरनल कौन होता है? एक नॉर्मल एम्प्लॉई, उसने अपने सीनियर को बता दिया कि वहाँ पे ये गलत हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनल विसल ब्लोइंग। डन, पहली चीज़। एक्सटर्नल, भाई किसी को दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, उसने जाके बाहर बता दिया, मीडिया को बता दिया, किसी और को बता दिया, गवर्नमेंट को जाके शिकायत कर दी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। ठीक है, अभी आपने मूवी देखी होगी स्कैम 1992, उसमें बैंक का ऑफिशियल जाके मीडिया को बता देता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे वो बंदा हर्षद मेहता इतना बड़ा स्कैम करके बैठा है, उसको बोलता है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। ठीक है, एक होता है एलुमनी। एलुमनी का मतलब क्या होता है? एलुमनी का मतलब होता है अगर कोई पास्ट एम्प्लॉय अपने जो आपका पास्ट एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग है उसको ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अगर बताता है तो उसको बोलते हैं एलुमनी। ठीक है, ओपन, अगर नाम पता लग जाए सबको कि किसने विसल ब्लोइंग किया, उसको बोलते हैं ओपन विसल ब्लोइंग। पर्सनल, किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग अगर हो तो उसको बोलते हैं पर्सनल। जैसे कि उसमें था स्कैम 1992 में कि उस बैंक वाले बंदे ने पर्टिकुलर नाम लेके कि अरशद मेहता गलत कर रहा है वो बताया, तो उसको बोलते हैं पर्सनल। ठीक है, डन। इम्पर्सनल, अगर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलता वो उसका नाम नहीं लेता, यानी सब इंक्लूड होते तो वो इम्पर्सनल में आ जाता। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है किसी बंदे को, एक्सपोज कर रही है बंदे को, उसको गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग बोलेंगे। कॉर्पोरेट, अगर एक कॉर्पोरेट दूसरी कॉर्पोरेट का कर रही है तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि सार्बन्स ओक्सले एक्ट, जो कि आपके यूएसए का एक्ट है, उसमें सेक्शन 302 इसके बारे में क्या कहता है। मेक इट इलीगल टू डिस्चार्ज, डिनोट, सस्पेंड, थ्रेट, हैरेस और इन एनी मैनर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विसल ब्लोअर्स। ठीक है, डन, डन। इसी तरीके से इन्होंने ये बताया हुआ है कि विसल ब्लोअर से रिलेटेड ये चीज़ें इन्होंने सेक्शन 302 में दी है। ठीक है, डन। कंपनीज एक्ट में किस किस कंपनीज को विसल मैकेनिज़्म बनाना जरूरी है, विजिल मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी है। एक तो जो भी कंपनी आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एक तो उसको, ठीक है, और दूसरी वो सब कंपनीज जिन्होंने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लिया हुआ है तो उनको विजिल मैकेनिज़्म बनाना कंपलसरी है। ठीक है, डन। आप इसको पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये है। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग process that helps a company to address issues of accountability to stakeholders and to improve performance in all spheres, that is social, environment and economics. Social and ethical accounting has to standardized model, no standardized balance sheet or unit of currency. आप सोशल और एथिकल वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होगी या जो भी आप मेजरमेंट आप बताओगे उसके रिगार्डिंग जो आपकी वहाँ पर अकाउंटिंग या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपकी होगी उसको बोलेंगे सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग। आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया, आपने एथिक्स प्रोग्राम भी बनाया, उसको कंडक्ट भी करा लिया, उस पर आप ध्यान भी रखो, एथिक्स कमेटी उसका ध्यान भी रख रही है। ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और भी चीज़ें साथ साथ चल रही है, उसका जिसका इम्पैक्ट आपके सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिकल तीनों चीज़ों पे पड़ना है, तो उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स आप डिसाइड करोगे जिस बेस पे आप अपने आप को रेटिंग दोगे या फिर किसी आप आउटसोर्स करोगे उस रेटिंग को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग। ठीक है, डन।
प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स है, आपको तो प्लानिंग करनी पड़ेगी उससे रिलेटेड। उसकी अकाउंटिंग जो है उसके बारे में आपको बता चुके, रिपोर्टिंग भी जरूरी है, ऑडिट भी कराओ टाइम पे। एम्बेडिंग टू सपोर्ट ईच ऑफ द स्टेजेस, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम आर डेवलप्ड टू स्ट्रेंथ द प्रोसेस एंड टू इंटीग्रेट देम इनटू कंपनीज एक्टिविटीज। डन। स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट भी जरूरी है। एथिक्स ऑडिट मैं आपको पहले ही बता चुका, आप जब एथिक्स कर लोगे, आपने प्रोग्राम भी बना लिया, कोड ऑफ कंडक्ट भी बना लिया, कमेटी भी बना ली, तो उसको ऑडिट करने के लिए कोई बंदा तो आउटसोर्स करना पड़ेगा, जो थर्ड पार्टी जो इस चीज़ को देख सके कि आपने सही से चीज़ें की है कि नहीं की। ठीक है ना। ये अब आता है बात आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा इज ए सिचुएशन दैट रिक्वायर्स ए चॉइस बिटवीन ऑप्शंस दैट आर और सीम इक्वली अनफेवरेबल और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिलेमा कब आता है, अगर आपको चूज़ करना है सही और गलत के बीच में, तो आप चूज़ कर लोगे कि सही को सही बोल के गलत को गलत बोल के, आप वहाँ पे ये चीज़ चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज जब हो जाओगे, जब दो सही चीज़ों में आपको चूज़ करना पड़ेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर दो गलत चीज़ों के बीच में से आपको चूज़ करना पड़े, तब भी आप डिलेमा में आ जाओगे। ठीक है ना। इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं एथिकल डिलेमा। तो उसमें आप क्या करोगे, आप ज़्यादा सही ज़्यादा गलत देखोगे, ज़्यादा सही कौन है कम सही कौन है, उस बेस पे आप डिसीजन करोगे। ठीक है। उसके लिए स्टेप्स है कुछ जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, स्टेप्स क्या लेंगे हम अगर एथिकल डिलेमा को आपको सोल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आप देखोगे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है। कंसीडरिंग द ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है। कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ईच ऑप्शन, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट देखोगे कि आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उनके एक्शंस को एनालाइज करोगे कि उनसे आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव से क्या आएगा, नेगेटिव से क्या आएगा। ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन लोगे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा गलत है कौन ज़्यादा सही है। ठीक है। उसके बाद आप जब इवेल्युएट कर सकते हो सिस्टम्स को। ठीक है ना। ठीक है, डन। कंक्लूजन, आपके चैप्टर का अंत आ गया। ठीक है ना। एथिक्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट करप्शन वाइल लॉ इन्फोर्समेंट इज रेमेडियल एंड रिएक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एथिकल वैल्यूज फॉलो करती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है, जबकि कानून जो होता है ना वो काम होने के बाद आता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, तब वो आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। वो आपको इसलिए नहीं रोकता कि आप ये गलत ना करो, वो गलत करने के बाद बताता है कि आपको क्या सज़ा मिलेगी। वो ये नहीं कहता कि आपको कि आप सही करो। ठीक है ना। वो चीज़ आपको एथिक्स ही बता सकती है। अब आपको लेसन राउंड अप पढ़ना है खुद से। ठीक है। मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ देख के। हमने क्या क्या पढ़ा। डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द एथिक्स प्रोग्राम ऑफ ए कंपनी। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे इन्हें पूछ लिए। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमने बताया था आपको, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। ठीक है, डन। एथिक्स प्रोग्राम भी मैं आपको बता चुका, उससे रिलेटेड ये पूछ रहे कि इसमें एथिकल क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट होगा उसका। ठीक है। वो चीज़ जब आप पढ़ोगे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप इसको बना के लिखने वाला टॉपिक ये है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। रोल ऑफ लीडरशिप ऑन एथिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप का रोल क्या है, अब सबसे मेन रोल वही है, क्योंकि अगर टॉप लेवल ही एथिकल चीज़ें नहीं करेगा तो मिडल लेवल और आप लोअर लेवल से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल ट्रेनिंग, ये भी मैंने आपको बता चुका कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपने प्रोग्राम भी बना लिया, आपने कोड ऑफ कंडक्ट भी बना लिए और बता भी रहे हो, लेकिन उनको पता ही नहीं। उनको ट्रेनिंग दोगे जब भी तो पता लगेगा ना चीज़ों का। एथिकल डिलेमा मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था उसको सोल्व कैसे करते हो। ऑप्शंस देखो पहले क्या क्या आपके, उसके बाद इवैल्यूएट भी करना है उन्हें, फिर कॉन्सिक्वेंस देखना है। इस तरीके से आपको बताया था। विसल ब्लोअर पॉलिसी में आपको बता चुका। आप कंपनीज एक्ट की बात करोगे तो सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 302 में सार्बन्स ऑक्सले एक्ट यूएस में है। ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ। अब देखते हैं हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे आपका सस्टेनेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।